ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का एडब्ल्यूएस का बूट कैंप स्टार्ट करते हैं। ये बूट कैंप हम हर बैच के स्टार्ट होने से पहले ऑफिशियली करते हैं और ये हमारा एडब्ल्यूएस का बैच 9 स्टार्ट होने वाला है, जो कि फर्स्ट वीकेंड ऑफ द फेब स्टार्ट हो रहा है। सो ये उसी सिलसिले में एक बूट कैंप अरेंज किया गया है सो दैट जो आप लोगों में से नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिनको जिनका क्लाउड के ऊपर कोई हैंड्स ऑन नहीं है या इस चीज़ को अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें और समझें कि ये चीज़ किस लिए होती है। और ये एक तरह से आप समझ लें कि आप लोगों के लिए डेमो सेशन भी है, कि आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि यस, ये चीज़ इस तरह से है और जो हमारे एक ट्रेनर हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग क्या है, हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस बूट कैंप के बाद हमारा नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर एक ओरिएंटेशन सेशन है, जो कि नेक्स्ट सैटरडे है और टाइमिंग विल बी दी सेम। सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइमिंग ही हम इसी टाइमिंग को हम फॉलो करेंगे और उसके अंदर एक आप लोगों को कंप्लीट जो कोर्स आउटलाइन है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और आप लोगों को ये बताया जाएगा कि हम किस सीक्वेंस के अंदर इस कोर्स को लेके चलेंगे। सो हम आज के सेशन की तरफ आते हैं। अ, ये बूट कैंप हम एडब्ल्यूएस के बारे में कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ कि मेरा नाम उज़ैर अस्मत है और इस पूरे एडब्ल्यूएस कोर्स को जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ फेब से, इसको मैं कवर अप करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफाइड एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड फ्रॉम एडब्ल्यूएस। मेरे पास ये 2 सर्टिफिकेशंस हैं और सूनर मैं कुछ मज़ीद सर्टिफिकेशंस की भी तैयारी कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास आ जाएँगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट बाय रेजिंग योर हैंड्स, के आप लोगों को क्लाउड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके। ओके। सो आई कैन से दैट के आउट ऑफ मुझे भी 20। पता है, लेकिन मुझे ये सॉरी इंटरप्ट आपको करूंगा मैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है हैंड कैसे रेस करना। ओके। आई कैन से दैट ऑन एवरेज 5 to 6 people नो व्हाट इज द क्लाउड विदाउट और क्लाउड क्यों हमें जरूरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लाउड, कि क्लाउड क्यों जरूरी है। अब देखें, आज से पहले क्लाउड की टर्म पिछले 4-5 साल से एक्सटेंसिवली मार्केट के अंदर यूज हो रही है और इस वक्त क्लाउड की जो कि एक्सपर्टीज है वो हाईली डिमांडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई कैन से दैट इस वक्त हाईली डिमांडेड स्किल्स में से एक स्किल है क्लाउड प्लस डेवऑप्स। डेवऑप्स क्लाउड का नेक्स्ट स्टेप है, मैं उसकी तरफ ये भी आता हूँ। अच्छा, आज से पहले क्या होता था, लेट्स से कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। आप लोगों में से आई कैन से दैट के मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द दराज। आप लोगों को दराज का पता होगा, मैं दराज का एक मॉडल लेके आप लोगों के साथ चलता हूँ। अब जिस तरह आप लोगों को आइडिया है कि दराज की सेल्स आती हैं, 11/11 की सेल आती है, न्यू ईयर की सेल आती है और पूरे साल उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं। कभी किसी ब्रांड के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, कभी किसी ब्रांड के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। अब नॉर्मल डेज के अंदर जिन दिनों में वो कोलैबोरेट नहीं कर रहे, लेट्स से हम कहते हैं कि 5000 यूजर्स पर मिनट उनकी जो है ना वेबसाइट के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक आती है। अब उन्होंने ऑन एवरेज निकाली, उन्होंने कहा कि 5000 यूजर्स पर मिनट के लिए, लेट्स से वी आर एज्यूमिंग ऑल द फिगर्स, कि हमें 500 सर्वर्स, सर्वर्स मींस के जिस तरह आपके एक फिजिकल लैपटॉप्स हैं, इसी तरह के सर्वर्स होते हैं हमारे पास। लेकिन सर्वर्स के अंदर हमारे पास जीयूआई नहीं होती, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है, जिस तरह विंडोज के अंदर आपको मिल जाता है। युबंटू का अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप के ऊपर यूज करें तो उसके ऊपर आप लोगों को एक जीयूआई मिल जाती है, लेकिन सर्वर्स के अंदर ये जीयूआई नहीं होती। अब लेट्स उन्होंने कहा कि 5000 यूजर्स के लिए हमें 500 सर्वर्स इनफ हैं कि हम इन सर्वर्स को लेके चलें और इसके ऊपर हम अपना काम करें। लेट्स से उन्होंने 500 सर्वर्स परचेज किए, उन्होंने अपना डाटा सेंटर स्टैब्लिश किया, उसके अंदर केबलिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया, सर्विस चला दी है, एप्लीकेशन अपनी सारी रेडी करके लाइव कर दी। अब जिस दिन सेल आई उस दिन वो ट्रैफिक डबल से ट्रिपल हो गया और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
लेट्स से कि 1 वीक की एक कैंपेन है, उस 1 वीक के लिए वो ट्रैफिक जो है हम कह रहे हैं कि डबल होगी, 10,000 यूजर्स हो गई या 15,000 यूजर्स पे चली गई है। लेकिन आफ्टर दैट वीक ट्रैफिक फिर नॉर्मलाइज आएगी। सो उस एक वीक को हैंडल करने के लिए उनको क्या करना पड़ा कि उन्होंने 1000 सर्वर्स एक्स्ट्रा परचेज किए, एक्स्ट्रा उन्होंने लगाए, लेकिन आफ्टर दैट 1 वीक वो 1000 सर्वर्स उनके लिए वेस्ट हैं। वेस्ट इन दैट सेंस है कि वो अब जब नेक्स्ट सेल आनी है तब वो स्टार्ट यूज होने हैं, उससे पहले वो यूज नहीं कर सकते। वो एक डेड इन्वेस्टमेंट होगी उनके लिए फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, जब तक नेक्स्ट सेल नहीं आ रही। लेट से वो 3 मंथ्स के बाद आती है, 4 मंथ्स के बाद कंपेन उनकी आती है, तो तब तक लिए वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। अब डाटा सेंटर्स के अंदर ये नहीं होता कि लेट से कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा कि रैक्स लगे हुए और उसके अंदर ये कुछ डिवाइसेस आपको प्लेस्ड नजर आ रही हैं, ठीक है। अब लेट से कि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको पिक्चर एक क्लियर नजर आ रही है उसके अंदर 6 रैक्स हैं, ठीक है। हर रैक के अंदर हमारे पास दो दो सर्वर्स लगे हुए हैं। अब ये सिंगल सिंगल केबलिंग के ऊपर नहीं चलते, ठीक है। लेट्स से कि मैं ये कहूँ कि ये एक सर्वर, लेट मी शो यू, लेट्स से, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट्स से कि ये जो सर्वर्स हैं, ठीक है, ये मैं इनकी बात करूँ, ये जो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। अब लेट्स से कि ये जो एक सर्वर है ना, ये जो एक डिवाइस है ये वाली, इसके साथ एट अ टाइम 3 to 4 पावर केबल्स लगी होती हैं, ठीक है। 3 to 4 नेटवर्क की केबलिंग्स होती हैं और हर चीज की 3 to 4 सप्लाईज इनको मिल रही होती हैं। और इस एक डेटा सेंटर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 24/7 आपको अपने एयर कंडीशनर्स ऑन रखने हैं, प्लस आपको सपोर्ट स्टाफ चाहिए कि इसमें से कोई एक केबल, किसी एक चीज की कोई एक चीज भी खराब होती है तो उसको फौरी तौर पे रिप्लेस किया जा सके। तो इसके ऊपर एक तो स्पाइक का फैक्टर मौजूद है हमारे पास, फिर इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी जो कॉस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। वेयर एस अगर हम इसी चीज को उठा के क्लाउड के ऊपर ले जाएं, हम दराज की एप्लीकेशन को उठा के क्लाउड के ऊपर ले जाएं, कोई भी क्लाउड हो अक्रॉस द ऑल क्लाउड्स में बात करूं, सब क्लाउड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एडब्ल्यूएस इसमें से टॉप ऑफ द लाइन है। कि क्लाउड के अंदर क्या होगा कि दराज कहता है कि अच्छा भाई मेरा तो है 5,000 यूजर्स और एक वीक के लिए मुझे एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। आपको क्लाउड क्या ऑफर करेगा एडब्ल्यूएस कि अच्छा ठीक है आओ, एक हफ्ते के लिए जो तुम एक्स्ट्रा सर्विस, द्रास को कहेगा कि जो एक हफ्ते के लिए आप एक्स्ट्रा सर्विस को यूज कर रहे हो, उन एक्स्ट्रा सर्विस का बिल मुझे पे करो, और जैसे ही आपकी कंपेन खत्म हो वो एक्स्ट्रा सर्विस हम आपके बंद कर देंगे, सिर्फ एक हफ्ते की बिलिंग हम आपको चार्ज करेंगे। और इस मॉडल में हम कहते हैं पे एज यू गो, कि आपने जितने रिसोर्सेज यूज किए आपने उन्हीं रिसोर्सेज का बिल पे किया। आपके पास ये नहीं होगा कि आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। सो मुझे काइंडली हैंड रेस करके बताइएगा या मैसेज में टाइप करके बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि वाई क्लाउड, हम क्लाउड क्यों यूज करते हैं। ओके, दैट इज गुड। ओके, तो ये उसी चीज की डेमोन्स्ट्रेशन है कि विदाउट क्लाउड वेब ट्रैफिक हमारी किस तरह से हमारी स्पाइकिंग की। जी काशिफ, बिल्कुल एट द एंड आपके साथ ये कंटेंट शेयर कर दिया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, व्हाई वी यूज एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस जो है फॉर लास्ट 10 years, मेरे पास अभी 2022 की रेटिंग्स नहीं है, 2023 की नहीं है, लेकिन टिल 2021, और आई एम प्रीटी श्योर कि लास्ट 2 years में भी, लास्ट ईयर तक भी, टिल 2022 मैं ऐसा कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन सर्विस के अंदर AWS is the leading cloud platform for, अगर हम 2021 की फिगर्स की बात करें तो लास्ट 11 consecutive years
ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन सर्विसेज के अंदर नंबर 1 पर रहा है। और ये रेटिंग्स हर साल एक सर्वेयर है ऑनलाइन मैजिक क्वाड्रेंट के नाम से, जो रेटिंग्स जो है अपनी पब्लिश करता है अबाउट ऑल क्लाउड्स। और ये जो डिफरेंस है ना, बेशक AWS माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी compete कर रहे हैं, लेकिन Amazon वेब सर्विसेज एट द टॉप है। अब एट द टॉप क्यों है? उसकी वजह ये है कि इसका सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, GUI बेस्ड बात करें, तो इसकी चीजें प्रॉपर अलाइंड, प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल हैं आपकी, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑसम है। बाकी क्लाउड्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, क्योंकि मोस्ट 3 क्लाउड्स जो खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर IT इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं, वो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है। अब मैंने तीनों क्लाउड्स के ऊपर काम किया हुआ है, अगर मैं तीनों क्लाउड्स की कंपैरिजन करूँ ना, जेन्युइन कंपैरिजन, ये नहीं कि मैं AWS सर्टिफाइड हूँ या मैं AWS पढ़ा रहा हूँ, जेन्युइन कंपैरिजन करूँ, या मैं आप लोगों को भी कहूँ कि कंपेयर करें, तो आप लोग भी AWS को नंबर 1 पे रेट करेंगे। AWS की कुछ चीजों जिधर फ्लॉज थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स से मैं AWS का क्लाउड यूज कर रहा हूँ, और लास्ट 3 इयर्स के अंदर बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स हमने इसके अंदर देखी है। ठीक है, अब AWS के कस्टमर्स कौन कौन से हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स की मैं बात करूं, अभी हम हैंड्स ऑन की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन ये चीजें भी आप लोगों को बताना जरूरी है। फेसबुक, एडोब, BBC न्यूज, ESPN, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, एयरबीएनबी। और जो इनकी एक सर्विस है जिसके ऊपर अभी हम सर्वर्स की बात कर रहे थे, अगर हम सिर्फ उन सर्वर्स की बात करें ना, तो ये जो फिगर्स हैं कि फेसबुक $11 मिलियन पे करता है amazon को, एडोब $8 मिलियन, BBC $9 मिलियन, ESPN $8 मिलियन, लिंक्डइन $13 मिलियन, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स AWS का कंपेटिटर है। AWS का अगर आप लोगों को पता हो तो Amazon प्राइम इज सेम एज नेटफ्लिक्स, कंपेटिटर होने के बावजूद $19 मिलियन AWS को पे करता है, ट्विटर $7 मिलियन। और इस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि AWS के कस्टमर्स हैं, और वो AWS को ये हैवी अमाउंट्स पे करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास बात आती है सर्टिफिकेशन के रोड मैप्स की, कि सर्टिफिकेशन का रोड मैप क्या है। सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन जो AWS की है वो फाउंडेशनल है, जिसको हम क्लाउड प्रैक्टिशनर कहते हैं। उसके बाद एसोसिएट लेवल आता है, फिर प्रोफेशनल लेवल आता है, फिर स्पेशलिटी लेवल आता है। अच्छा, फाउंडेशनल लेवल के अंदर क्या है कि फाउंडेशनल लेवल का पेपर बहुत इजी होता है, आपको जस्ट सर्विसेज का ओवरव्यू पता होना चाहिए। इवन फ्रेश IT ग्रेजुएट विदाउट क्लाउड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अगर उसको सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो इजीली इस पेपर के अंदर अपीयर हो सकता है और वो पेपर को पास कर सकता है। उसके बाद इनका आता है एसोसिएट लेवल, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट होता है, उसके अंदर सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेवलपर एसोसिएट होता है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम एसोसिएट के 2 सर्टिफिकेशंस को कवर कर रहे हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट। और हाँ, सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर भी काफी हद तक आप अबाउट 60 to 70% इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, ये जो तीनों सर्टिफिकेशंस हैं इसमें से कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसका फर्क आता है, उसके अलावा ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है, सर्विसेज सेम है। अब एसोसिएट का जो पेपर है, अभी हम जो मोस्ट फोकस करेंगे वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करेंगे। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का जो काम होता है ना, सिर्फ ग्राफिकल यूजर का काम होता है। उसमें GUI बेस्ड चीजें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा प्रोविजन करके सर्विसेज सेटअप करके दे देना होता है, उसके आगे डेवलपर का काम होता है। ठीक है, आर्किटेक्ट डिजाइन करना, सोल्यूशन डिजाइन कर देना। ठीक है, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट से मुराद है बेसिक एक आर्किटेक्चर डिजाइन करके दे देना। सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ऑपरेशन आता है, जिसके अंदर आपकी आर्किटेक्ट साइड भी आ जाती है, डेवलपर साइड भी आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर आपको ऑपरेशंस को मैनेज करना है, कि चीजों को आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि सारी सर्विसेज स्मूथली चलें, सब सर्विसेज आपस में एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हों, कम्युनिकेशन गैप ना हो, एक सर्विस दूसरी सर्विस को डाटा इजीली पास ऑन कर रही हो। और फिर आती है हमारे पास डेवलपर एसोसिएट। डेवलपर एसोसिएट जो आई वुड सजेस्ट कि ये जो है ना, प्योरली प्योरली जो है डेवलपर्स के लिए है। ठीक है,
डेवलपर्स के लिए इसलिए है कि इसके अंदर डेवलपमेंट आ जाती है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ती है, डेवलपमेंट लिखनी पड़ती है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। प्रोफेशनल लेवल के ऊपर है हमारे पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल। अब फाउंडेशनल और एसोसिएट जो है ना, आई वुड रेट के ये इजी सर्टिफिकेशंस हैं। प्रोफेशनल इज वन ऑफ द टफेस्ट सर्टिफिकेशंस दैट आई हैव डन। टफेस्ट इसलिए है कि इसका जो एक क्वेश्चन होता है ना, वो आप समझ लें कि 2 टू 3 पैराग्राफ्स के ऊपर एक क्वेश्चन होगा इसका, और 4 ऑप्शंस है ना, तो हर ऑप्शन जो है वो एक-एक पैराग्राफ की होगी। कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ सिनेरियोस के अंदर आ जाता है इस तरह का। और प्रोफेशनल के अंदर टफेस्ट इसलिए है भी है कि इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेज ना करें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट कर लेना। और ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, उनका कसूर नहीं है, लेकिन पेपर की की जो टफनेस है, पेपर की जो लेवल है टफ होने का, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स करने के बावजूद भी रह जाते हैं, और उसमें उनका कसूर नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। जी, मेरी वॉइस क्लियर है ना बिल्कुल? जी क्लियर जी है। जी जी क्लियर है। ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्पेशलिटी की पेपर्स। स्पेशलिटी जो है ये बिग डाटा से रिलेटेड है, एडवांस नेटवर्किंग से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, अलेक्सा स्किल बिल्डर से रिलेटेड है। अब अलेक्सा इसकी एक कंपेटिटर सर्विस गूगल के पास भी है। वो एग्जैक्ट मुझे सिर्फ नाम याद नहीं है, अलेक्सा, वो जिसमें गूगल का वॉइस रिकॉग्नाइजर है जिसके ऊपर आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं गूगल को कह के। अलेक्सा भी सेम इस तरह की है, पर इट्स अ वास्ट डोमेन। सो जो अगर हम बात करें आईटी रिलेटेड की, तो हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल तक आता है। स्पेशलिटी जो है, एडवांस नेटवर्किंग जो है नेटवर्क से रिलेटेड लोगों का है। अब जो बिग डाटा है, बिग डाटा सिक्योरिटी है, ये जो पूरी एक डोमेन है डाटा इंजीनियरिंग की, उससे रिलेटेड है। मशीन लर्निंग भी डाटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड डोमेन के अंदर आ जाता है। और अलेक्सा एक टोटल डिफरेंट फील्ड है हमारी। अब हम थोड़ी सी मार्केट सैलरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो ये थोड़ी सी ओल्ड सैलरीज हैं, लेकिन इस वक्त एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट जो है पर एनम $108 से लेके $130 पर एनम कमा रहा है। एडब्ल्यूएस प्रोफेशनल जो है $120,000 प्लस कमा जो है पर मंथ अर्न कर रहा है, ठीक है? और वर्ल्ड के टॉप फ्रीलांसर्स जो अगर आपको कोई मिलेंगे, वो एडब्ल्यूएस में मिलेंगे, जो है हाईली पेड है। हाईली पेड स्किल्स में से एक स्किल ये हमारे पास इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद। और अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स एडब्ल्यूएस के हैं, जो एडब्ल्यूएस के पार्टनर नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर 10 पल्स है, रॉयल साइबर है, नॉर्थ पे है, साइनोवेज है, एक्सवार है, नेक्स्टब्रिज है, आरपी सॉफ्ट है, नॉन टेल केयर है। इसके अलावा आई कैन से दैट प्योर लॉजिक्स है एक कंपनी, वो है। सो ये बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस वक्त एडब्ल्यूएस के पार्टनर नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और वो एडब्ल्यूएस से एक अच्छी अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है? और एडब्ल्यूएस, अच्छा, एडब्ल्यूएस के पार्टनर नेटवर्क के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप एडब्ल्यूएस के पार्टनर नेटवर्क के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड होते हो और आप उनकी कुछ जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको अचीव करते हो, वो कुछ आपको जो है अपने बेंचमार्क्स देते हैं कि आप इसको अचीव करें। जब आप उनको अचीव कर लेते हो तो इवन एडब्ल्यूएस आपको खुद प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो कि देख रहे हैं स्किल्ड लोगों के लिए, सो यू आर द वन, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मैं कोर्स के बारे में बताऊँगा, देन हम हैंड्स ऑन की तरफ अब मूव करेंगे कि हम जो एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और डेवलपर एसोसिएट का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, इसमें मोर देन 40 सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, ठीक है? और 45 हैंड्स ऑन लैब्स होंगी, मोर देन 45,000, ठीक है? असाइनमेंट्स होंगी, इसके अंदर मल्टीपल क्विज़ेस होंगे, ग्रैंड फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उसके सेशंस होंगे, आपको कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ और,
मैंने अभी जस्ट चैट के अंदर एक मैसेज देखा, मैं आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हमने सर्टिफिकेशन कर ली है और हमें उसके बाद जो है जॉब नहीं मिल रही मार्केट के अंदर। सीरियसली मैं आपको बताऊं, आई हैव विटनेस्ड दैट थिंग। मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाने आया हूँ तो मैं आप लोगों को जो है गलत गाइडेंस करूंगा। मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी, ट्रेनिंग साइड पे मैं पिछले 3-4 साल से हूँ, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल्स हमारे पास ट्रेनिंग से इस तरह मैनेज नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे एक ऐसा डेवऑप्स मार्केट के अंदर जॉब स्टार्ट करनी पड़ी थी। और जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी आज से पूरा 1 साल पहले, मुझे आज भी डेट याद है, 10th of January 2022, मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जॉब स्टार्ट की थी। तब मेरे पास सिर्फ AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की सर्टिफिकेशन थी, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं था। ठीक है। और मैं अगर शायद आपको सीवी दिखाऊं अपना, तो मेरे सीवी के अंदर सिर्फ एक सर्टिफिकेशन मेंशन थी। मेरा सीवी कोई इतना अच्छा नहीं था, कोई फैंसी नहीं था। आई जस्ट वेंट इनटू द इंटरव्यू एंड टू माय सरप्राइज के मुझे एक अच्छे सैलरी पैकेज के ऊपर उन्होंने जॉब ऑफर की। अब जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार सर्टिफिकेशन हमने कर ली है, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही। सर्टिफिकेशन इज नॉट द बेंचमार्क। ठीक है। मैं सारों को कह रहा हूँ सर्टिफिकेट इज नॉट, सर्टिफिकेशन ले लेना इज नॉट एन बेंचमार्क। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं यहाँ पे करूंगा। कामयाब जवान प्रोग्राम आज से कुछ अर्सा पहले स्टार्ट हुआ था और वो उसकी एक बहुत बूम था मार्केट के अंदर। और उसके अंदर उन्होंने एक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के नाम से इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंदर सर्टिफिकेशंस लोगों को करवाई जा रही थी। ठीक है। टू माय सरप्राइज कि वहां पे जो जिन कंपनीज के साथ उनका एग्रीमेंट था, जिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ उनका एग्रीमेंट था, उधर क्या हो रहा था कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का मैं आपको बताने लगूं कि वहां पे 6 क्लासेस के अंदर, जो कि 9 to 5, उसके अंदर कुछ चीजें बता के देन आपको पेपर के अंदर अपीयर करवाया जा रहा था। ठीक है। और पेपर के अंदर अपीयर किस तरह करवाया जा रहा था कि यू आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, एग्जामिनर आपको व्यू कर रहा है और उसके पीछे पेपर कोई और दे रहा है। काशिफ साहब, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, सब इंस्टीट्यूट के अंदर ये कुछ हुआ है। पीसएप प्रोग्राम के अंदर जितने इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे थे ऑल ओवर पाकिस्तान, सबके अंदर ये कुछ हुआ है। और इवन ये नहीं कि पीसएप प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मार्केट के अंदर सिचुएशन ये है कि आप लोगों को कुछ लोग अप्रोच करेंगे, वो कहेंगे कि भाई आ जाओ पेपर के अंदर बैठो, पेपर हम तुम्हारा करेंगे, एक सॉफ्टवेयर हम तुम्हें देंगे, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना, पेपर के टाइम पे वो हम कनेक्ट करेंगे, पीछे बैठ के पेपर हम तुम्हारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक भी इस वक्त मार्केट के अंदर ये सिचुएशन है। मेरा ये चीजें बताने का मतलब ये है कि डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स। उन शॉर्टकट्स लेने की वजह से जो स्किल्ड लोग हैं वो भी मार्केट में मार खाते हैं। आप अपने आप को इतना स्किलफुल करें कि आप जब इंटरव्यू में बैठें तो आप इंटरव्यू इस तरीके से डिफेंड करें कि इंटरव्यूअर आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज देने पे मजबूर हो। ठीक है। ये मैं किसी कंपेटिटर का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे नाम आया कॉर्बेट का, कॉर्बेट हमसे बहुत बड़ा है। कॉर्बेट पिछले 18-20 साल से बैठा है। ये अब सब जगह चल रहा है। ये एक बैड प्रैक्टिस हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चलनी शुरू हो गई है। और टू माय सरप्राइज इससे सिर्फ क्या होगा, ये नहीं कि जो लोग आ रहे हैं सर्टिफिकेशन करके वो मार खाएंगे, जो हम जैसे या आप जैसे स्किल्ड लोग होंगे उनको भी सफर करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा उठ के सर्टिफिकेशन कर रहा है, वो इंटरव्यू में जा रहा है और इंटरव्यू वो डिफेंड करने के काबिल नहीं हो पा रहा, इंटरव्यू के अंदर वो क्वेश्चंस नहीं डिफेंड कर पा रहा, आंसर्स नहीं दे पा रहा, तो फिर हर किसी को इंटरव्यूअर ना उस लिहाज से जज करना शुरू करता है। प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मैं आपको हमेशा कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिकल वर्क अपने आप को करें।
मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेनिंग के अलावा, मैं प्रैक्टिकली इतना स्ट्रांग था कि मैं उसको डिफेंड करने बैठा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड हूँ, लेकिन मैं उसको अभी कहीं मेंशन नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, मैंने अभी उस लेवल का काम नहीं किया। मार्केट के अंदर सर्टिफिकेशंस तो आप कर लेते हैं अपनी हैंड्स ऑन से, अपनी जान लगा के सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन मार्केट एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, कि मैंने जब सर्टिफिकेशन की थी जनवरी के अंदर मैंने सर्टिफिकेशन किया, और उसके बाद मैंने एक इंक्रीमेंट कंपनी से मार्च के अंदर लिया, और दूसरा इंक्रीमेंट मैंने अक्टूबर के अंदर लिया। और अक्टूबर के अंदर जो मैंने इंक्रीमेंट लिया, वो मेरा इंक्रीमेंट आप समझ रहे हैं कि डबल था। जो मैं सैलरी ले रहा था, मैंने उसका डबल उनसे इंक्रीमेंट मांगा, और उन्होंने वो किया। ठीक है, सो अब हम हैंड्स ऑन की तरफ मूव करते हैं। सो जो हमारा सबसे पहली चीज है, ठीक है, वो है हम बात करेंगे S3 के बारे में। ठीक है, बूट कैंप के अंदर हम 3 टॉपिक्स को प्रिसाइजली कवर करेंगे, S3, EC2 एंड क्लाउड फॉर्मेशन। हम S3 के बारे में सबसे पहले हम S3 से स्टार्ट करते हैं। S3 जो है वो हमारी स्टोरेज टर्म्स के अंदर आती है। स्टोरेज टर्म्स इन दैट सेंस के हमारे पास दो तरह की स्टोरेज होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको इसमें कर देता हूँ कि हम उसको फिर समझें। अच्छा, बिफोर मूविंग नेक्स्ट, मैं आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें आप लोग, देन मैं आप लोगों के साथ आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? जी सॉरी उजैर, मेरा क्वेश्चन है, आपका कोई आईटी में पहले बैकग्राउंड था, यानी कि फॉर एग्जांपल लाइक आपने कोई आईसीएस किया है या कोई जी, मेरी आईटी में? मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री है, बैचलर्स मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। तो जी। जिसका बैकग्राउंड ना हो आईटी का, तो व्हाट यू सजेस्ट अबाउट हिम? हाँ। अ- अच्छा, जिसका आईटी के अंदर बैकग्राउंड ना हो तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि वो आए इस तरफ। ठीक है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जिनका बिजनेस साइड से एक्सपीरियंस था, या जिनका मेडिकल साइड का एक्सपीरियंस था, वो इस तरफ स्विच हुए हैं। एडब्ल्यूएस क्लाउड को सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट से स्टार्ट करें, इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है, कोई बहुत हैवी प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है, बहुत मिनिमल है। और वो मिनिमल भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है कि आप लोगों को वो इजीली समझ आ जाएगी कि अच्छा ये चीज इस तरह से हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी जो इन्वॉल्वमेंट आती है ना, वो लाइनेक्स की आती है, थोड़ी सी नहीं, उसको आप कहें बहुत ज्यादा आती है। तो जो लाइनेक्स की इन्वॉल्वमेंट है ना, उसके अंदर आई वुड सजेस्ट कि हमारा एक कोर्स है जिसका लिंक आपके साथ शेयर भी किया गया चैट के अंदर, वो बिगनर्स के लिए है। आप उसको पढ़ना शुरू करें, आप उसको देखें, वो वीडियोस हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना। अब मैं अगर बात करूं तो मैं आईटी से मेरा जरूर ताल्लुक था, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी, लेकिन लाइनेक्स के अंदर मेरा बैकग्राउंड नहीं था। लाइनेक्स मैंने क्लाउड के साथ सीखी है, तो इतनी ईजी है कि आप इजीली हैंड्स ऑन करके उसको लर्न कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो हम बात कर रहे थे S3 की। अब S3 को मैं सिंपल इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों को विंडोज का तो एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सबके पास लैपटॉप्स होंगे। अब आप लोगों के लैपटॉप्स के अंदर इमेजेस फाइल्स पड़ी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स पड़ी होती हैं, इस तरह की डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती हैं ना। जो आपके लैपटॉप के अंदर स्टोरेज स्पेस है, जो इमेजेस की TXT फाइल्स को, वर्ड फाइल्स को, PDF फाइल्स को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो, सेम S3 वो यहाँ पे है क्लाउड के ऊपर। फर्क ये है कि आपके लैपटॉप के अंदर लिमिटेड स्पेस है। लेट्स से कि आपके लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है 500 GB की, आप 500 GB का डाटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन S3 पे आप डाटा कितना स्टोर कर सकते हो? जितना आप डाटा रखते जाओगे उसके अकॉर्डिंग वो आपकी जो स्टोरेज है वो एक्सटेंड होती जाएगी, और जितना डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको
चार्जेस पे करने पड़ेंगे, सिंपल इज दैट। सो अब हम S3 का हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं कि S3 के ऊपर बेसिकली हम करेंगे क्या। अब ये आप लोगों के सामने AWS का कंसोल ओपन है, ठीक है। ये एक AWS का बहुत बेहतरीन विजुअल अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द विजुअल्स बहुत बेहतरीन कंसोल है। हम जस्ट यहाँ से S3 सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या सर्च के ऊपर जाके आप S3 टाइप कर सकते हो, आपके सामने ये सर्विस यहाँ पे आ जाएगी। हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एक हम सिंपल जो S3 की यहाँ पे कन्वेंशन यूज होती है वो हम यूज करते हैं बकेट। कि जिस तरह आपके लैपटॉप्स के अंदर स्टोरेज स्पेसेस बनी होती है ना, वॉल्यूम्स बने होते हैं, और D, E, F, C बना होता है, तो उसी तरह यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस है, उसको हम अपना नाम देंगे और उस स्टोरेज स्पेस को हम बकेट का नाम देते हैं। AWS अपनी टर्म्स में उसको बकेट का नाम देता है, ठीक है। ये यहाँ पे हम सिंपल क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। बकेट का नाम थोड़ा सा जो है इसमें नेमिंग कन्वेंशन है कि ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, पूरी दुनिया में ये सिर्फ नाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा नाम होगा AWS बूट कैंप 2023 बैच 9, ओके। बाकी हम किसी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आप लोग में से बहुत सारे लोग नए हैं, उनके लिए चीज़ें अभी अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। सो हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मैं एक ये बकेट बनाने के बाद कोई एक फाइल, एक इमेज अपलोड करूंगा इसके ऊपर और मैं उसको आप सबके लिए विजिबल बनाऊंगा। आफ्टर दैट मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा चैट में, आप उसको एक्सेस करके देखिएगा, वो आप लोगों के लिए विजिबल होगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं जस्ट पब्लिक सेटिंग्स की इनेबल करूंगा, ओके। और हम आगे मेरा एक क्वेश्चन है, जो स्टोरेज है वो हमारे पास सेम रीजन में होनी चाहिए जिसमें आपकी EC2 होगा, या डिफरेंट रीजन की भी स्टोरेज यूज कर सकते हैं? देखें, जो S3 की स्टोरेज है ना, उसके अंदर रीजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक ग्लोबल सर्विस है, ठीक है। अब उसको किसी भी रीजन में बना सकते हो। इवन लेट से कि मैं कहता हूँ कि आप कहते हो कि मैं यहाँ से उसको ओहायो में बना लूँ, नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में बना लूँ, या किसी और रीजन में बना लूँ, आप जिस रीजन में चाहो आप उसको बना सकते हो। और अब अगर आपका EC2 जो है किसी और रीजन में है, जिसको हम सर्वर की सर्विस कहते हैं, आप उधर उसको यूज कर सकते हो, इसीलिए उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम के लिए सेम रीजन में होना जरूरी है कि वॉल्यूम के दूसरे रीजन में भी हो सकता है? लेकिन जो वॉल्यूम होता है ना, वो जब आप EC2 सर्वर बना रहे होते हैं तो वो सेम रीजन में होना जरूरी है, ठीक है। और वो जब आप ठीक। EC2 के सर्वर बना रहे होते हैं तभी आप वॉल्यूम को भी प्रोविजन करते हो। अदर देन डैट अगर आपने कोई ऑलरेडी से वॉल्यूम रखा हुआ है और आप वो अटैच करना चाह रहे हैं तो वो सेम रीजन में भी होना चाहिए। और आपका जो सर्वर है वो अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर होता है, रीजन के बाद हमारे पास आते हैं अवेलेबिलिटी बिल्कुल। जोन्स, ठीक हाँ है। जी। तो आपका वॉल्यूम सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका EC2 सर्वर है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। जस्ट थैंक यू। मैं यहाँ से अभी आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉन टेक्निकल हैं जिनको अभी नहीं पता, मैं सिर्फ उनको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैंने जो बकेट बना रहा हूँ ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है प्राइवेट। जिस तरह आपका वॉल्यूम्स आपके जो के लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स स्टोर होती हैं वो सिर्फ आपके लिए विजिबल होती है ना, किसी और के लिए विजिबल नहीं होती है। इसी तरह यहाँ पे भी आप जो भी फाइल अपलोड करोगे वो आपके लिए विजिबल है, लेकिन अगर आपने इसको किस पूरी दुनिया के लिए विजिबल करना है तो उसके लिए आपको सेटिंग्स को पब्लिक करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ से इस स्किल्स इनेबल किया है। प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखें। ओके, सो हम यहाँ से जस्ट मैंने उसको इनेबल किया और यहाँ से मैं बकेट क्रिएट करता हूँ। ओके, ओके, हमने एक बकेट बनाई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिस्ट डाउन हमारे पास AWS बूटकैम्प 2023 बैच 9, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फाइल अपलोड करूंगा, जस्ट जस्ट सिंपल मैं एक फाइल अपलोड करता हूँ यहाँ से। आई वुड सजेस्ट कि
मेरे पास यहाँ पे तो एक फाइल हो जो कि आपके पास हो, कर सकते- ये मेरे पास एक इमेज फाइल है जो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट फाइल है ना, उसका हम यहाँ पे नाम देते हैं AWS की नेमिंग कन्वेंशन, उसका नाम है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, किसी के लिए विजिबल नहीं होगा। लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से ये देखिए कॉपी यूआरएल की ऑप्शन आ गई, मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ और ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो वो मुझे एक एरर शो कर रहा है कि एक्सेस डिनाइड है, ये प्राइवेट है। और यही यूआरएल मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको एक्सेस करके देखेंगे अभी और मुझे कंफर्म करें कि ये आप लोगों के लिए प्राइवेट है या डिसेबल है सारों के लिए, ठीक है। ये यूआरएल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसको अपने ब्राउजर्स में ओपन करें और मुझे कंफर्मेशन दें कि ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को सेम एरर मैसेज शो कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है बाय या डिफॉल्ट हमें ये ACL पे जो नहीं, बाय बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट पे प्राइवेट है? प्राइवेट होता है। आपको प्राइवेट होता एसीएल है। आपको एसीएल्स इनेबल जरूर करने पड़ते हैं, लेकिन एसीएल्स इनेबल करने के बावजूद भी ये प्राइवेट होता है, ठीक है। बकेट को भी आपने पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है और आपने एसीएल्स को भी इनेबल करना होता है, लेकिन उसके बावजूद ये प्राइवेट होता है, ठीक है। सो मुझे अच्छा, और अगर कंफर्मेशन इसे जी इसे अगर बस। हमने पब्लिक रखना हो, लाइक जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स हम बना देते हैं कि जी इस ट्रैफिक से हमारे पास ये हमारी मशीन एक्सेस हो, उसी तरह से अगर स्टोरेज को हमने एक्सेस करना हो, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो साइट्स हैं हमारी, उसमें हमारे आईपीएस चल रहे हैं, प्राइवेट आईपीएस चल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उस रेंज के ही आईपीएस इसे एक्सेस कर सकें। ऑब्वियसली वो पब्लिक नहीं होगा, वो भी प्राइवेट ही होगा एज क्योंकि वो इंटरनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम इस स्टोरेज को उस एक्सेस कर पाएंगे। एग्जैक्टली उसके अंदर हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रीस एंड यूआरएल्स आ जाते हैं, ठीक है। या आप हम्म, क्लाउडफ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं, तो क्लाउडफ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम जो सिर्फ अलाउड वेबसाइट्स होती हैं उनके यूआरएल्स, डोमेन नेम्स के यूआरएल्स दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं ये ठीक कहूँ है। कि elvistec.com सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, तो हम्म, elvistec.com का यूआरएल वहां पे दे दूंगा क्लाउडफ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, देन वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है, बाकी सबके लिए वो प्राइवेट ही आ रहा होगा, सही। ठीक है। फॉर नाउ हम इस जी डेप्थ के अंदर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिनके पास कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंसेस हैं इन चीज के ऊपर, उनके मैं क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ करता जाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक्शंस के अंदर आता हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा सेम है, मैंने सेलेक्ट किया, एक्शंस में आता हूँ, यहाँ से मैं इसको, अच्छा ये तो दुनिया के लिए है। सबसे पब्लिक करने से पहले मैं बात करता हूँ कि दुनिया के लिए ये प्राइवेट है, ठीक है। जो यूआरएल में जिससे एक्सेस किया है वो भी दुनिया के लिए है, लेकिन मैं अगर यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा ये मेरे लिए सिर्फ एक्सेसिबल है, ठीक है। ये सिर्फ प्राइवेटली मेरे लिए एक्सेसिबल है, इसका यूआरएल ही और है जो यूआरएल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उससे, ठीक है। जी ला रहे आपका क्या क्वेश्चन है? जी ला रहे अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, इसको आप इग्नोर करते हैं, वो क्या है, वो एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ओके। सो उसको आप इग्नोर करते हैं अभी। तो हम वापस इधर आते हैं कि हमारे पास ये जो है प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेटली मेरे लिए एक्सेसिबल है। यहाँ पे मैं इस यूआरएल को स्टिल रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे सेम एरर देगा, लेकिन अब मैं एक्शंस में जाकर यहाँ से ये ऑप्शन है मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं मेक पब्लिक के ऊपर क्लिक करके पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ब्राउजर के अंदर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेम यूआरएल को, वो मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है। आप लोग भी उस यूआरएल को दोबारा से ब्राउजर के अंदर ओपन कीजिएगा, आप लोगों के लिए वो एक्सेसिबल होगा, काइंडली मुझे साथ में कंफर्मेशन भी दीजिएगा। ओके बाकी ओके, डेट्स गुड, डेट्स गुड। अब इसी तरह
अब लेट्स से कि मेरे पास एक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर मेरे पास कोई, वेबसाइट्स के अंदर ना हमारे पास कंटेंट्स होते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक कंटेंट वो होता है जो रन टाइम के ऊपर आपके डेटाबेसेस से लोड आप करवा रहे होते हैं, और स्टैटिक वो होता है कि जो आपने हार्ड कोडेड चीजें लिखी होती हैं ना, फिक्स चीजें जो आपने रखी होती हैं, वही होती हैं। S3 के अंदर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम स्टैटिक वेबसाइट्स को S3 के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो हम किस तरह कर सकते हैं, हम इसी बकेट की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से अपलोड में जाता हूँ, ऐड फाइल्स पे क्लिक करूंगा, देन मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट करूंगा जो कि हमारी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की फाइल्स हैं। ठीक है, मैं ये सारी फाइल्स अपलोड करूंगा, देन बाकी दो फोल्डर्स एक फोल्डर ये है, उसको अपलोड करेंगे, और एक फोल्डर और है, हम उसको अपलोड करेंगे। सो सो अब हम यहाँ से सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सारी फाइल्स हमारी अपलोड हो जाएंगी। तो ये हमारी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ से सारी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्शंस में जाएंगे और इनको पब्लिक कर देंगे। सो जस्ट मैं यहाँ से मेक पब्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा और ये हमारी सारी फाइल्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएंगी। ये हमारी सारी फाइल्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो गई। अब यहाँ से हम क्लोज करेंगे, देन हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जाके हमारे पास ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की ऑप्शन है। यहाँ से हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इनेबल को सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन ही हमारी रहेगी। इंडेक्स डॉक्यूमेंट में हम index.html की फाइल देते हैं जो कि किसी भी HTML साइट के लिए डिफॉल्ट पेज होता है, और यहाँ से हम एरर के अंदर error.html की फाइल दे देंगे, जो तब डिस्प्ले होगा जब हमारे कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, और जस्ट हम यहाँ से अब सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल हो चुकी है। यहाँ से हम जस्ट URL को कॉपी करेंगे, ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल हो चुकी है, और ये वेबसाइट हमारे पास इस वक्त होस्टेड फॉर्म में आपके पास आ गई है। ये था S3 की साइड। नाउ अब हम बात करते हैं EC2 के बारे में कि EC2 क्या है। So if you talk about the EC2 is same as the virtual servers। ठीक है, जो आपके सर्वर्स होते हैं जो फिजिकल डाटा सेंटर्स में होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअली आ जाते हैं। और हमने स्टार्ट में बात की कि EC2 इज एन पे एज यू गो सर्विस। तो अब जितनी देर EC2 को यूज करेंगे उतनी देर का आप उसको पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे AWS हमें इस चीज़ की ऑफर देता है कि अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेट्स से मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए सर्वर लेते हैं और मुझे कुछ एडवांस पे करते हैं, तो उस पर AWS आपको अप टू 75% का डिस्काउंट ऑफर करेगा। ये सर्विस वो सर्विस होते हैं जिसके ऊपर कोई GUI बेस्ड नहीं होती। ये इसमें सिर्फ आपको एक ब्लैक स्क्रीन नजर आती है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और ये सेम एज डैट आप समझ लें कि आपके लैपटॉप्स की तरह है, बट विदाउट GUI और विदाउट फिजिकल टच। आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इंस्टेंस ट्रेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, और देन हम यहाँ से लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ से नेम के ऊपर नेम एंटर किया, लेट्स से AWS बूट कैंप 2023 बैच B9। ओके, हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, लाइनक्स है, मैक ओएस है, यूबंटू है, विंडोज है, रेड हैट है, सूजी है, एंड डेबियन है। ठीक है, अब विंडोज को एक्सक्लूड करके बाकी तकरीबन सारे ना लाइनक्स के फ्लेवर्स है। मैक ओएस भी कुछ हद तक लाइनक्स बेस्ड है। मैक ओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है वो लाइनक्स के बेसिक कर्नल के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो मैक ओएस को भी आप कह सकते हैं कि लाइनक्स का एक फ्लेवर है, तो समहाउ उसके अंदर डेफिनेटली, क्योंकि लाइनक्स इतना फ्लेक्सिबल है कि लाइनक्स आपको अलाउ करता है कि आप बेसिक चीजों को लेकर ना, लाइनक्स की जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको लेके एक आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम यहाँ से Amazon लाइनक्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंस्टेंस टाइप।
इंस्टेंस टाइप को आप इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट मैं करूंगा कि इंस्टेंस टाइप जो है एज सिंपल एज दैट कि आपके सिस्टम में जो रैम लगी होती है, आइदर किसी के पास 8 GB की रैम होगी, किसी के पास 4 GB की होगी, हो सकता है किसी के पास 2 GB की भी हो, तो वो रैम हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रैम के अंदर आपको यहाँ तक सॉल्यूशंस मिलते हैं कि आपको 192 GB की मिल जाएगी, 32 GB की भी मिल जाएगी, आपको 256 GB तक की भी मिल सकती है रैम्स यहाँ पे। ठीक है, तो AWS आपको एक फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इससे 256 GB से ऊपर की भी रैम्स अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है ना, वो जो अभी हमने जब सर्टिफिकेशन पर रोड मैप डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर हमारे पास थी मशीन लर्निंग से रिलेटेड या बिग डाटा से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस थी स्पेशलिटी के अंदर। तो जब वहाँ पे वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस आ जाती हैं, बिग डाटा से रिलेटेड, डाटा माइनिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो वहाँ पे हमें इन स्पेक्स से सर्वर चाहिए होते हैं। 256 GB अबव रैम्स के हमें सर्वर चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपली साइमल्टेनियसली एक टाइम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डाटा को हम जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स जो है कंपाइल कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग्स एज सिंपल एज दैट के मैं ये कहूंगा, ओके, बिफोर नेटवर्क सेटिंग्स की पेयर एज सिंपल एज दैट के जिस तरह आपके लैपटॉप के अंदर आप लैपटॉप ओपन करते हो, लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए आप अपना पासवर्ड देते हो, पासवर्ड की तरह एक की पेयर है यहाँ पे, की पेयर इज एन पासवर्ड। हम ये पासवर्ड अटैच करेंगे लैपटॉप अपने सर्वर के साथ कि हम इसको एक्सेस करें, इसके अंदर हम अपनी कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशंस करें, इंस्टॉलेशंस करने के बाद हम उसको रिव्यू करें। ठीक है, तो की पेयर इज एज सिंपल एज दैट। ये अल्फान्यूमेरिक होता है और ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इंक्रिप्टेड फॉर्म में ये इस तरह से होता है कि ये इसको हम करेंगे, इंक्रिप्टेड फॉर्म की मैं बात करूं कि इंक्रिप्टेड फॉर्म इस तरह से होता है कि ये एक अल्फान्यूमेरिक डाटा होता है। ठीक है, लेकिन ये किसी सीक्वेंस में नहीं होता कि आप किसी भी वर्ड को कंबाइन करके नहीं पढ़ सकते, या आप कुछ भी इस वक्त गैस नहीं कर सकते ये क्या चीज है। ये इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ES 256 होते हैं, और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर ये होता है। सिंपल हमने की पेयर यहाँ से हम अटैच कर लेंगे, जो कि था हमारा AWS बूटकैम्प 2023 के नाम से। ठीक है, अब नेटवर्क की सेटिंग्स के अंदर क्या है कि हमने जब अभी हमने सर्वर को एक्सेस करना है, हमने बात की कि हम जो है की को यूज करके हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के लिए हमें एक साथ में नेटवर्क की पोर्ट भी चाहिए, नेटवर्क से रिलेटेड हमें एक पोर्ट चाहिए, पोर्ट 22 उसको हम कहते हैं, हम उसको यूज करेंगे। और HTTP होता है और HTTPS होता है। HTTP जो है वेब सर्विस के प्रोटोकॉल्स है, HTTP इज अनसिक्योर प्रोटोकॉल, HTTPS इज सिक्योर प्रोटोकॉल। HTTP के लिए हम पोर्ट यूज करते हैं 80, HTTPS के लिए हम पोर्ट यूज करते हैं 443 को। ठीक है, सो इसमें एज भी सिंपल हमारे एज पास दैट दो ये है। कीज होती हैं। जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जी जी इसमें भी हमारे पास दो कीज होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। हमें, अच्छा, जो हम की जब बनाते हैं ना यहाँ से, हम सिर्फ पेम फाइल बनाते हैं, उसकी पब्लिक प्राइवेट को वो AWS खुद मैनेज करता है। ठीक है, प्राइवेट जो इसकी होती है वो AWS के पास अपने पास सेव रखता है जब जनरेट हाँ करते हैं कोई भी हाँ, इसी। और एग्जैक्टली, वो जो होती है जी। पब्लिक की वो हमें दे देता है, प्राइवेट की वो प्राइवेट उसके पास होती है। इसी के बेस के ऊपर वो प्राइवेट की आपकी बना के आपके हम्म सर्वर के अंदर डॉट नोन होस्ट के अंदर होता है, वहां पे स्टोर कर देता है। डॉट SSH की जो कीज होती है ना, वहां पे स्टोर कर देता है। और वो जो पब्लिक प्राइवेट की बनाता है, वो पब्लिक की से ही प्राइवेट की भी बनाता है। ठीक है, और प्राइवेट की को वो बता देता है, आपस में ये दोनों कीज आपकी क्या होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, पब्लिक की भी हम्म और प्राइवेट की भी। तो जब आप पब्लिक की के थ्रू अपने सर्वर को एक्सेस करोगे, तो प्राइवेट की ऑटोमेटिकली पीछे से चेक करेगा प्राइवेट की के पास जाके। वो अगर प्राइवेट की के अंदर जाके हमारी की मैच हो रही होगी तो हमें एक्सेस करने देगा सर्वर, अदरवाइज वो नहीं करने देता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, डन। अभी हम सिर्फ यहाँ से HTTP के प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है कि भाई जिस तरह आपके लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, एसएम एस हार्ड ड्राइव आपकी यहाँ पे हम अटैच करेंगे। मिनिमम 8 GB की है, मैक्सिमम आपने जितनी करनी है आप अटैच करनी है। ठीक है, ओके, एडवांस डिटेल्स के अंदर हम जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले S3 के ऊपर अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट किया। उस स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग के लिए हमने जो चीज यूज की थी, हमने उसको कहा था कि वो कोड अपलोड किया था। अब उसी कोड को सेम हम यहाँ पे लेके आएंगे।
लेकिन बाय डिफॉल्ट EC2 हो, S3 हो या AWS की कोई भी सर्विस हो, एक सर्विस दूसरी सर्विस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, IAM रोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड IAM रोल है, उसको मैं जस्ट यहाँ पे अटैच करूंगा। ठीक है, ये मैंने उसको अटैच यहाँ पे कर दिया है, और EC2 अब S3 के साथ कम्युनिकेट करेगा और वहां से अपना डाटा यहाँ पे इजीली हम ला सकेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमने कुछ नहीं करना, और सिंपल हम यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमारा सर्वर लॉन्च होने की स्टेट में आ गया है। ठीक है, सो हमने जो अभी सर्वर बनाया था जो कोई लॉन्च है और इस वक्त रनिंग स्टेट में है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास है SSH क्लाइंट। ठीक है, हम यहाँ से इस एग्जांपल वाली जो ये एक कमांड पूरी बनी हुई आ रही है, SSH-i, की का नाम आ रहा है जो पेम फॉर्मेट के अंदर है, यूजर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर है, EC2-यूजर, और आगे ये EC2 सर्वर का IP एड्रेस है, या इसको आप DNS होस्ट नेम कहेंगे यहाँ पे हम, ये उसका पूरा एक DNS होस्ट नेम है जिसके ऊपर हम सर्वर को एक्सेस करेंगे। DNS होस्ट नेम की जगह पे हम IP एड्रेस को भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने विंडोज के अंदर सर्वर को एक्सेस करना है, सो वहां पे एक्सेस करने के लिए आपको की परमिशंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे वो जुबंटू हो, चाहे वो रेड हैट हो, या कोई भी लाइनक्स फ्लेवर हो, उसके अंदर आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब सिंपली इस वक्त मेरे पास जो की है वो पड़ी हुई है डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, मैं वहां पे जाके CMD अपना ओपन करूंगा। ठीक है, आई होप इतना, ये मैंने CMD अपना यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, मेरी कमांड पेश हुई, मैंने यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, वो मेरे से कंफर्मेशन मांग रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा यस, और उसके बाद सर्वर मेरे पास एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम सर्वर में कुछ चीजों को अपडेट करेंगे, तो हमारे पास कमांड होती है उसकी कि हम अपडेट की। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे अपाची को इंस्टॉल करेंगे। अपाची जो है वो वेब सर्वर है, आपने कोई भी वेबसाइट चलानी हो उसके लिए हमें ये लास्ट में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम सर्विस इंस्टॉल हो गया, अब हम उसको सिर्फ स्टार्ट करें। ठीक है, सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि हमारी सर्विस हर वक्त चलती रहे, कभी भी क्रैश ना हो, तो हम यहाँ पे एक कमांड कॉल। ठीक है, अब मैं यहाँ से सर्वर के ऊपर वापस आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें IP एड्रेस मिला, ये पब्लिक IP एड्रेस है जो कि दुनिया के लिए एक्सेसिबल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो एक पेज हमारे पास आता है ना, लैंडिंग पेज, वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, अब मैं सर्वर के ऊपर वापस आता हूँ, मैं यहाँ से चाहता हूँ फार, जिधर AWS में जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, जिधर हम अब अपनी वेबसाइट रखेंगे, मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रोल अटैच किया था, IAM रोल, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा AWS S3 LS। मेरे पास वो यहाँ पे सारी पैकेट्स लिस्ट कर दी हैं उसने। ठीक है, अगर वो रोल मैंने अटैच ना किया होता तो वो मुझे कहता कि आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज AWS S3। ठीक है, उसकी उसको पहले लॉगिन करो, फिर ये कमांड एंटर करो। हमने बकेट का नाम क्या रखा था, हमने रखा था AWS Bootcamp 2023 बैच 9। ठीक है, इस बकेट के नेम को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा AWS S3 सिंक। सिंक से मुराद ये है कि मैं कॉपी करूंगा वहां पे जितनी बड़ी हुई फाइल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बकेट का नाम लिखूंगा। ठीक है, / और डॉट के, मैं डॉट का मतलब यह है कि मैं जिस लोकेशन पे बैठा हूँ इस लोकेशन पे पूरे का पूरा कोड मेरे लिए कॉपी करके ले आओ। तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा एंटर।
ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि जितनी फाइल्स थी वो यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। सेम यही चीजें हमारे पास किधर पड़ी हुई थी, S3 के ऊपर। अब मैं जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफा, तो यहाँ पे देखें कि आपके पास पूरी की पूरी एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एनी क्वेश्चंस? सर मैंने पूछना था कि ये लिनक्स जो हम इसको करते हैं यार, एक्सेस करते हैं मशीन को, जी जी, इसको हम सीएमडी के जगह पुटीजन से भी कर सकते हैं एक्सेस? हाँ, पटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप उससे भी कर सकते हो। विंडोज के ऊपर पटी इंस्टॉल करना लाजमी है अगर आप CMD से नहीं करें तो। सही हो गया, ठीक है, जी पटी सर, ठीक हो गया। पटी चैन में और पटी में एक डिफरेंस है। पटी चैन क्या करती है कि अगर तो आप विंडोज के ऊपर एक्सेस कर रहे हो तो देन आपको जी पटी जी, चैन के थ्रू पेम फाइल को पीपी के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, और पटी का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी, सही हो गया। एनी अदर क्वेश्चंस? जी, कोई और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे? आपने कमांड यूज की थी कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि हमारी जो वेब सर्विसेज है ना HTTPD की, वो कंटिन्यूअस रनिंग स्टेट में रही। हाँ, मेरे पास एक इशू आता है, ऐसे ही मैं एक वेब सर्वर यूज कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये सर्विसेज रीसेट करनी पड़ती हैं, रीस्टार्ट करनी पड़ती हैं जब भी मेरा वेब सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा होता। तो इसकी पॉसिबल रीजंस क्या होती हैं? अच्छा, इसकी पॉसिबल रीजन ये होती है कि या तो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस में स्मैश्ड है, कॉन्फ़िगरेशंस आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, या आपने अपाची सर्विस को, आपने जो मैंने कमांड अभी एग्जीक्यूट की थी कि सर्विस हमारी हर वक्त ऑन रहे, वो कमांड आपने एग्जीक्यूट नहीं की। उसमें क्या होता है कि जब आपका सर्वर रीबूट होता है या आप स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते हो, तो आपकी इस तरह की जितनी भी सर्विसेज होती है ना, वो स्टॉप स्टेट में चली जाती हैं, वो अच्छा, ये ऑटोमेटिकली कमांड आप चैट में शेयर कर दें, मैं मिस कर गया था वो कमांड। ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली अप करने के लिए आपको ये कमांड को यूज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चैट अगर आप कमांड शेयर करते हैं आप चैट में, मैं मिस कर गया था फिर। ठीक है जी, एनी जी अदर क्वेश्चंस? जी, कोई क्वेश्चन है तो? ओके, अब अभी तक तो हमने EC2 पे और S3 पर मैनुअली काम किया, हमने मैनुअली सारा कुछ प्रोविजन किया, मैनुअली हर चीज इंस्टॉल की। ठीक है, हमने EC2 का सर्वर मैनुअली सारा स्टेप्स को, एक एक स्टेप को हमने फॉलो करते हुए उसको किया। अब जो लास्ट आज के इस बूट कैंप के अंदर जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था वो है क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड फॉर्मेशन क्या है कि एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर विद सम सॉर्ट ऑफ सिंटैक्स, कुछ सिंटैक्स है जो कि YAML लैंग्वेज का है, हम उसको फॉलो करते हुए अपनी एक फाइल लिखेंगे और उसको हम क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस के ऊपर जाके अपलोड करेंगे। क्लाउड फॉर्मेशन को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड। एक शॉर्ट कोड लिख के हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद प्रोविजन होगा। ठीक है, हमारी S3 बकेट खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है, EC2 का सर्वर हमारा खुद ब खुद बन जाएगा, और हमने अगर उसके अंदर कुछ स्लाइड चेंजेस करनी है तो हम सिर्फ उस कोड के अंदर चेंज करेंगे और हम उसको कहीं और पे यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपने, आपको थोड़ी देर के लिए आप लोग रिज्यूम कर लें कि आप सारे जो हैं डेवऑप्स के इंजीनियर हैं। ठीक है, आपकी कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो पहले आपको कहती है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सारा US के अंदर चाहिए। आपने US के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा सेटअप कर दिया। अब कुछ अर्से बाद वो कहते हैं कि यार हमारी जो ट्रैफिक बेस है ना वो UK रीजन में भी बहुत है। ठीक है, UK वाली साइड पे हमारी वहां से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हमने UK के अंदर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे भी सेटअप करना है। अब आपने फर्स्ट टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया उसके ऊपर आपने ऑलमोस्ट, मैं कहता हूँ कि अगर आपने मल्टीपल सर्विस को यूज करते किया
तो कम से कम आपके 3-4 घंटे लगे होंगे मिनिमल की मैं बात करूं। इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसके ऊपर 3-3 4-4 दिन भी हमें लग जाते हैं। अब अगर आपने कोड लेवल के ऊपर उसको लिखा होगा ना, तो जब आपको जिस जिस रीजन में वो कहेगा ना, कंपनी आपको कहेगी कि यार यूके है, यूके में कर दो, फिर वो आपको कहेगा नहीं मुंबई रीजन से ट्रैफिक है वहां पे भी रख दो, फलानी जगह से ट्रैफिक है वहां पे भी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगाना है। तो आपको क्या करना है कि वो एक कोड आपके पास लिखा हुआ होगा, आप उस कोड को कहीं मर्जी जहां मर्जी ले जाके चला लो, जिस मर्जी रीजन में जिधर भी आपको कहे, विद स्लाइड चेंजेस आप उसको यूज करके उसको आप कर सकते हो। ठीक है। जी अहमद एएमआई का क्या कह रहे हैं आप? जी एएमआई और जी एएमआई को हम कहते हैं अमेजोन मशीन इमेज। ठीक है, ये बेसिक इमेजेस बने हुए होते हैं। ठीक है, कुछ एडब्ल्यूएस के अंदर कस्टमाइज भी मिलते हैं, और इवन एडब्ल्यूएस आपको ये कहता है कि आप अपना कस्टमाइज्ड इमेज भी बना सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज्ड इमेज किस तरह? नहीं अहमद, एएमआई बना के कॉपी नहीं करेंगे हम, सिर्फ एएमआई की बेसिक आईडी, लेट से कि एक रीजन में अमेजोन लिनक्स की एएमआई आईडी कुछ और है, दूसरे रीजन में कुछ और है, सिर्फ हम एएमआई आईडीज को अपडेट करेंगे, बाकी सारा कुछ हमारा सेफ रहेगा। या स्लाइड चेंजेस जिधर हमें चाहिए होंगी हम वो करेंगे कोड के अंदर, और उसके थ्रू हम कोड को डिफरेंट रीजन्स के अंदर एग्जीक्यूट करके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा अप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में ये चीज आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आपका एक सेम सेंटेक्स के अंदर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन सेम है, लेकिन स्लाइड वैल्यूज आपको चेंज करनी है, क्योंकि एएमआई आईडीज रीजन टू रीजन आपकी वेरी करती हैं, तो आप उसको चेंज अप करके उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम जो क्लाउड फॉर्मेशन का कंसोल है मैं आपको वो दिखाता हूँ, देन हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ऑल गुड, यहाँ सब क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? यस सर, ऑल क्लियर। ओके दैट्स गुड। ओके, ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन का ना बेसिक बेसिक कंसोल है इसका। ठीक है, हमने सिंपल आने यहाँ से क्रिएट स्टैक के ऊपर क्लिक करना है, हमने विथ न्यू रिसोर्सेज पर हम जाएंगे। ठीक है, हमारे पास टेम्पलेट रेडी फॉर्म में है तो हम वो लिखेंगे, अगर हमारे पास टेम्पलेट सैंपल को यूज करना है तो हम सैंपल को करेंगे, डिजाइनर मोड में हमने टेम्पलेट को करना है तो हम उसमें करेंगे। ये जब हम कोर्स के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन को कवर करेंगे तो तब हम इन डिटेल इसको कवर करेंगे। अब वो नीचे ऑप्शन है, टेम्पलेट आपका एस3 पे पड़ा हुआ है, आप वहां से लें, कि अगर आपने डायरेक्ट अपलोड करना है तो डायरेक्ट अपलोड करते हैं। ओके, बिफोर गोइंग इनटू द टेम्पलेट, मैं इस चीज को इंश्योर करता हूँ कि मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ से मैं एक फाइल है, इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ ec2s3.yaml। ठीक है, YAML एक सिंटैक्स लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें ये सारा कोड लिखना है, और मैं अभी आपके साथ जब ये कोड शेयर करूंगा, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो आप कहोगे यार ये बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, वैसे सर इसमें YAML के साथ जेसन भी यूज होता है ना? जेसॉन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जेसॉन इज क्वाइट कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू YAML। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। YAML बहुत ईजी है, तो आपके लिए इजी वो है बिल्कुल। इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इवन जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है वो इजीली YAML को लिख सकते हैं, बेसिक बिल्कुल बिल्कुल। सिंटैक्स को समझते हुए। ठीक है ना, तो इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप लोग YAML को यूज करें इंस्टेड ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। सही हो गया। ठीक है, आई थिंक फाइल यहाँ पे हमारी क्रिएट नहीं हो सकी, s3.yaml। ठीक है,
इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये डॉट यहाँ पे हमारा एक आ गया इजाफी, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल सिंटैक्स है, मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन जो अभी फ्रेश हैं, जो नॉन टेक्निकल हैं, उनके लिए अभी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि मैं एक सिंपल सिंटैक्स के अंदर ही चलूं। अब हमने रिसोर्सेज बनाने हैं ना, EC2 बनाना है, S3 बनाना है, तो उसके हम नेमिंग कन्वेंशन देंगे। रिसोर्सेज क्या है कि हमारी सर्विस कौन सी होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने सर्विस का नाम देना है। हमारा नाम है कि हम कहते हैं माई इंस्टेंस। ठीक है, मैं अपने नाम से एक इंस्टेंस यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, रिसोर्सेज की टैगिंग मैं करूँ और मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी, ये जो मैंने माई इंस्टेंस लिखा ना, ये अपनी ईज के लिए लिखा है कि मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये जो मैंने कोड लिखा था ये मैंने सर्वर बनाने के लिए लिखा था। ठीक है ना, आगे सिंटैक्स होगा हमारे पास, टाइप क्या है उसकी, थोड़ी सी इसकी इंडेंटेशन को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, AWS टाइप होगी उसकी, आगे हम कॉलम्स डालेंगे 2। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे EC2 कॉलन इंस्टेंस, कि ये हम AWS का EC2 इंस्टेंस बनाने लगे हैं, उसके लिए हम ये टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब EC2 का इंस्टेंस तो है भाई, उसकी प्रॉपर्टीज भी तो बताना जरूरी है ना, कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी उसकी। ठीक है, कि उस इंस्टेंस के अंदर ए प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि भाई उसका AMI ID क्या होगा। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी जोन क्या होगा। अवेलेबिलिटी जोन से मुराद ये होगा कि वो अवेलेबिलिटी जोन को देख के खुद ही जज कर लेगा कि मैंने इधर बनाना है। ऑब्वियसली ये रीजनल सर्विस है, तो रीजन के अंदर जाके ही आप अवेलेबिलिटी जोन बताओगे। ठीक है, मैं अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, और अवेलेबिलिटी जोन जो कि क्योंकि हम ये नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर ही आई थिंक बना रहे हैं, यस नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे US ईस्ट 1। ठीक है, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। रीजन जो होती है ना, थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, रीजन इज एन जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, लेट्स से कि मैं बात करूं कि पाकिस्तान जो है एक जियोग्राफिकल रीजन है ऑन द मैप। ठीक है, लेकिन यहाँ हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम पंजाब की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का पंजाब जो है एक सूबा है ना, उसकी एक जियोग्राफिकल रीजन है, वो जियोग्राफिकल लोकेशन है, लेकिन उसके अंदर जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं वो फिजिकल लोकेशंस हैं, जिधर आपके एक्चुअल AWS के डाटा सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अहमद कि हम खाली AMI डिजाइन नहीं करें, हम EC2 सर्वर का डिजाइन करेंगे। EC2 सर्वर हमने कौन सा यूज करना है। ठीक है, AMI हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हम Amazon Linux की प्री डिफाइंड AMI को यूज करते हुए ही हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी जोन और रीजन्स का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। जी मुझे कंफर्म कीजिएगा। यस सर, क्लियर है। ओके, साल आपको भी क्लियर। ओके, दैट्स गुड। अब हमने यहाँ पे देनी है इमेज ID। ठीक है, कि भाई मेरी इमेज की ID ये होगी जिसको तुमने लेके सर्वर बनाना है। अब लेट से हम यहाँ पे EC2 पे वापस आते हैं, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू कॉपी द इमेज ID फ्रॉम हियर। ये हमारा EC2 का इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेज ID आई होगी, ये देखें ये हमारे पास AMI ID आई हुई है, ये नजर आ रही है ना आप लोगों को AMI ID। ठीक है, AWS के अंदर Amazon Linux की AMI ID यही होगी। मैं अगर इस सर्वर पे भी देखें तो ये एंड हो रही है 1E91 के साथ। मैं अगर दूसरे सर्वर पे चला जाऊं तो वहां पे भी 1E91 के साथ ही एंड हो रही है। ये Amazon Linux का बेस AMI ID ये है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आ गई है इंस्टेंस टाइप, कि भाई टाइप कौन सी लगानी है।
सो टाइप हमारी होगी T2 डॉट माइक्रो, हमें T2 माइक्रो का चाहिए। यहां तक आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ओके, अच्छा अभी हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है कि हमने माई इंस्टेंस बनाया है अभी। इसके साथ ही है ना हम S3 पैकेट भी बनाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रह गया, तो हम इसको जस्ट ओवरव्यू के साथ मैं आपको कवर अप करूंगा कि हम इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से बना लेता हूँ कि जी मेरी S3 की पैकेट है। अब मैं S3 पैकेट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, कि मैं अब उसको बता रहा हूँ कि मैं S3 बकेट के लिए कोड लिखता हूँ। ये नेमिंग कन्वेंशंस होती है, यहाँ पे कुछ चीजें जिसको हम कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जब आप लोग कोर्स कवर करेंगे तो उसके अंदर इन डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ कवर अप करवाऊंगा कि क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी। हम यहाँ पे लिखेंगे AWS S3 बकेट। ठीक है, बकेट की पॉलिसी हम लिखेंगे कि डिलीशन की हमारे पास क्या पॉलिसी है। डिलीशन पॉलिसी हमारे पास होगी रिटेन। ठीक है, और बकेट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी हमारे पास, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आएगा, बकेट का नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं एल्विस टेक AWS बूट कैंप 2023 बैच 9। ओके, ये बी का हम स्मॉल रखेंगे क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन में हमें इशू आएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी, एनी क्वेश्चंस? जी सॉरी उज़ैर, ये आप जो ये सारा कमांड्स वगैरह टाइप कर रहे हैं, ये किस पे आप कर रहे हैं? ये विजुअल स्टूडियो कोड है, उस पर मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये ये कोई प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन है, कोई टूल है? जी ये टूल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग करने के लिए ये टूल होता है जिस पर मैं टाइप कर रहा हूँ। आप इसको सिंपल .txt के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइप करने का फायदा ये है कि प्रॉपर इंटेंटेशन या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो हमें बता देता है। ठीक है, कोई हम सेंटेक्स सेंटेक्स है ना, लिखने का एक सीक्वेंस है, अगर मैं उसको कहीं पे स्किप कर रहा हूँ या कुछ होगा तो यहाँ पे अगर मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं तो मुझे हेल्प आउट कर देते हैं। अदरवाइज आप सिंपल इसको सिंपल फाइल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन आपने सेव करते हुए .yaml ही रखनी है। ओके, मैंने इस कोड को कर लिया सेव। अब हम वापस आते हैं अपने क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ टेम्पलेट, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे चूज अ फाइल, और हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे फाइल आ गई होगी। मैं यहाँ पे फाइल को सर्च कर लेता हूँ, ये EC2 S3 YAML के नाम से फाइल है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ओपन। अब यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टैक का नेम हम दे देते हैं AWS बूट कैंप 2023। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, टैगिंग के अंदर हम ऑप्शनल होती है, नेम दे देते हैं, वैल्यू में हम दे देते हैं बूट कैंप। ठीक है, IAM रोल ऑप्शनल है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टैक फेलियर पे ऑप्शन क्या है कि अच्छा स्टैक फेलियर के ऊपर क्या होता है, हमें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, कुछ चीज़ें कंपल्सरी होती हैं। ठीक है, आप अगर इसको डिलीशन पॉलिसी को डिफाइन नहीं भी करते तो वो आपकी जब भी स्टैक डिलीट करोगे तो वो आपकी बकेट ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है, अच्छा स्टैक फेलियर ऑप्शन में होता है कि कहीं किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके अगर आपका स्टैक, ये स्टैक होता है ना क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, स्टैक्स हम लिख रहे हैं, ये स्टैक हमने डिफाइन किया है। कहीं पे भी कोई चीज आपका स्टेप फेल होता है ना तो उसको रोल बैक करते हैं। जैसे ही फेलियर हो वहां से उसको उठा के रोल बैक करते हैं। जितना उसने अब तक काम किया है या जितने रिसोर्सेज उसने डिप्लॉय किए
वो उसको रिवर्ट कर दे। और अगर हम प्रिजर्व के ऊपर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारी सक्सेसफुल डिप्लॉय हो गई हैं उनको रहने दे, अदरवाइज बाकी चीज़ों को पीछे कर दे। ठीक है, बाकी स्टेट को मेंटेन रखे, जो चीज़ हमारी सक्सेसफुल बन गई है उसके ऊपर रख के बाकी सारी चीज़ों को स्टॉप कर दे जो कि चीज़ें हमारी अनसक्सेसफुल हैं। बाकी ये सारी ऑप्शन एडवांस हैं, ये अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। सिंपल यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये उसने एक समरी दी है हमें और यहाँ से हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा चेक जो है क्रिएटेड फॉर्म के अंदर आ गया, ये क्रिएट इन प्रोग्रेस के ऊपर चल रहा है। यहाँ से हम इसको अपडेट करते जाएंगे, यहाँ पे उसने हमें बता दिया। ये देखें यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जो इंस्टेंस का हमने डिफाइन किया है वो इनवैलिड है। ठीक है, 1 के बाद हमने क्या डिफाइन करना था, ए भी डिफाइन करना था, होता है यूएस ईस्ट 1A। तो हमने यहाँ से ये चीज एक क्लियर किया। तो यूएस ईस्ट 1 क्या, खाली हमारा रीजन है, 1A के आगे जो है वो हमारा था अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, ओके। ठीक है, इंस्टेंस का वैसे ही वो हमारा फेलियर में चला गया होगा सारा। S3 की बकेट उसने हमारी सक्सेसफुल क्रिएट कर दी है। क्योंकि अभी ये रनिंग फॉर्म में, इसलिए हमें वो अपडेट नहीं करने देगा, अदरवाइज हम यहाँ से स्टैक को अभी अपडेट भी करेंगे। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा देन हम स्टैक को अपडेट करेंगे। जो हमारा EC2 इंस्टेंस फेल हुआ है उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, और जब हम अपडेट करेंगे तो अपडेशन पे क्या होगा कि जो चीजें सिर्फ हमारी फेल हुई थी ना, जो चेंजेस हमने की होंगी, सिर्फ वो उसी को पिकअप करेगा और उन्हीं चेंजेस को डिप्लॉय करेगा, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, एनी क्वेश्चंस? जैर इसको इस टेम्पलेट को डिलीट करके नहीं दोबारा से अपलोड करना? नहीं, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। डिलीशन इज नॉट एन कंपल्सरी। ओके ओके, क्योंकि वो अपडेट नहीं कर रहा ना उसको, इसलिए मैं पूछ रहा। नहीं, वो अपडेट के ऑप्शन, क्योंकि अभी क्रिएशन इन प्रोग्रेस चल रहा है इसलिए वो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा। और माइट भी हमने क्रिएट करते हुए इस ऑप्शन को डिसेबल ना करती हो, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये हमें अपडेट करने की ऑप्शन देता है। जी अच्छा, जी, वो आई बिलीव वो मेरे ख्याल से वो जब तक ये इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ना तब हाँ तक जी, वो जब आपको तक अपडेट करने के नहीं प्रोसेस देगा। कंप्लीट नहीं होता तब तक वो अपडेट नहीं हमें करने देता। अच्छा अहमद, आपका क्वेश्चन आया है कि इस लैब को हम रिपीट करें तो कॉस्ट क्या होगी, जबकि करंटली तो यूज फ्री टीयर है। अच्छा, फ्री टीयर के अंदर ना हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, जब तक आप फ्री टीयर के अंदर आ रहे हैं, फ्री टीयर के अंदर 1 साल के लिए फ्री टीयर होता है, उसके अंदर हमारे मंथली लिमिटेशंस होती हैं कि मंथली आप इतना चीज फ्री टीयर के अंदर यूज कर सकते हो। जब तक तो आप फ्री टीयर के अंदर फॉल कर रहे होगे तब तक तो आपकी बिलिंग मिनिमल होगी, लेकिन जैसे आप फ्री टीयर से बाहर जाओगे, गिवन कोटा से बाहर जाओगे, तो वहां पे जाके आपको कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, पैरामीटर्स हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है, आउटपुट्स हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, S3 की बकेट उसने क्या क्या सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है आपकी। ठीक है, इवेंट्स भी उसमें हमारे कुछ चल रहे हैं, स्टिल ये कुछ इवेंट्स अभी भी वो चला रहा है। ठीक है, ये स्टैक की इन्फो है, डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टेटस स्क्रीन क्या है आपकी। ठीक है, अब देखें हमारे पास अपडेट की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, यहाँ से हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है,
रिप्लेस करंट टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल करेंगे, चूज फाइल करेंगे यहाँ से, और हमारे पास जो फाइल थी ec2.html उसको हमने अपडेट किया था, उसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ से देन हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम फिर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारे एक्शंस फेल हुए थे ना, वो अपडेशन अब देखें इन प्रोग्रेस आ गई है। ठीक है, जो चीजें हमारी चेंज हुई हैं सिर्फ उन्हीं को पकड़ के करेगा। अब AWS बूट कैंप 2023 क्रिएशन फेल क्यों दे दिया उसने? वो उसने इसलिए दे दिया कि भाई हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड थी। नो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हमने यहाँ पे एक चीज मिस की है शायद। अच्छा, इसको हम देखते हैं क्या, फॉलोइंग रिसोर्स फील्ड टू क्रिएट माय इंस्टेंस। अच्छा, ये अभी अपडेट हो रहा है। ये जो फेल्ड स्टेटसेस है ना, वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अपडेटेड स्टेटस भी आपका भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपडेट कंप्लीट हो गई आपकी, अब उसने माई इंस्टेंस दोबारा से क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो करें। ओके, मैं यहाँ से जाके आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे हमारे पास पैकेट सर्वर, ये देखें, ये सर्वर हमारा इनिशियलाइजिंग स्टेट के अंदर आ गया है। ये सर्वर हमने अभी मैनुअल तो नहीं ना बनाया, ये इधर से ही बन रहा है। ठीक है, ये सर्वर इधर से ही प्रोविजन हो रहा है सारा, हमने मैनुअल कुछ नहीं किया। जो चेंजेस हमने की हैं वो हमने सिर्फ टेम्पलेट के अंदर की है ना, टेम्पलेट के अंदर चेंजेस करके हमने अपलोड कर दिया है, वो यहाँ से सर्वर उसने हमारा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए बूट कैम्प के नाम से सर्वर बना और ये T2 माइक्रो के साथ बना है। अब मैं सिंपल, ये जैसे ही कंप्लीट होती है एग्जीक्यूशन, मैं इसी टेम्पलेट के अंदर जाऊंगा, T2 माइक्रो की जगह मैं T2.x लार्ज कर दूंगा, और मैं उसको अपडेट करूंगा तो वो खुद ब खुद उसी पीछे से सर्वर की टाइप चेंज कर देगा। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ प्लीज कीजिएगा। जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो करें। इस बूट कैंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या ओवरऑल आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा उजैर, ये मुझे एक चीज हो रहा है बताएं, कि S3 बकेट जब हम लोग बनाते हैं, जी ठीक जी है, लेट्स सपोज मैंने किसी को उसके अंदर, आई एम टॉकिंग इन रिगार्ड्स ऑफ गूगल ड्राइव, अगर मैं S3 बकेट बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं पब्लिकली एक्सेस करके उसका लिंक देता हूँ, अब मुझे ऑब्वियसली एक तो पॉइंट होता है ना जिसके लिए मुझे एक यूजर बनाना पड़ना ताकि वो उसके ऑब्जेक्ट्स देख सके, ठीक है, एक होता है कि डायरेक्ट लिंक हम लोग कर सके। तो क्या दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज के अंदर के, मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं, मुझे यूजर बनाने की मैंडेटरी ऑप्शंस तो नहीं रिक्वायर्ड ना इसको करने के लिए? नहीं, देखें हमने यूजर तब बनाना है कि जब आपने किसी स्पेसिफिक यूजर को S3 के ऊपर एक्सेस देनी है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरी S3 बकेट के अंदर अपलोड हुआ हुआ हर ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल है दुनिया के लिए, मैं सिर्फ यूआरएल शेयर करूं और उसको देखते हुए वो उसको एक्सेस कर ले, तो उस केस में आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी S3 बकेट तक की एक्सेस मैंने देनी है किसी को, देन हम उसकी एक्सेस दे सकते हैं। ओके,
जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एनी अदर क्वेश्चंस? जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी अहमद आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा ये देखें हमारे पास EC2 का इंस्टेंस भी रनिंग फॉर्म में आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ से अगर आपको S3 की बकेट भी दिखाऊं तो वहां पे हमारी वो बकेट भी बन गई होगी। जस्ट एक मिनट, ये देखें ये हमारी बकेट भी यहाँ पे आ गई भी है, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं इसी स्टैक में जाता हूँ, मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। बिफोर गोइंग टू द अपडेट मैं यहाँ से ये T2 माइक्रो लिखा हुआ है ना हमने, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ T2.x लार्ज, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ रिप्लेस करंट टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल करता हूँ, चूज फाइल करता हूँ यहाँ से, ठीक है। EC2 s3.yaml की फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मेरा स्टैक अपडेट होना शुरू होगा, ठीक है। माय इंस्टेंस अपडेट इन प्रोग्रेस आ गया। मैं यहाँ से EC2 को ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर, ठीक है। ये मेरा सर्वर चल रहा है, ठीक है। उसने पुराने सर्वर को क्या करेगा, अब वो अपडेट करेगा और वो सर्वर दोबारा से यहाँ पे लेके आएगा। अब जब अपडेट करते हैं ना सर्वर को, ये जैसे बूट कैम्प वाला सर्वर स्टॉप स्टेट में गया है, तो जब फैमिली टाइप आप सर्वर की चेंज करते हो ना, सर्वर की टाइप चेंज करते हो, मतलब T2 माइक्रो से हम T2x लार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें सर्वर को पहले स्टॉप करना पड़ता है, देन हम चेंज करते हैं, देन हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसने ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, स्टैक अपडेट किया। तो आपका क्या हुआ है कि उसने T2 माइक्रो से T2x लार्ज के ऊपर आपके सर्वर को मूव ऑन कर दिया है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हामिद यही अपडेट हुआ है, दोबारा नहीं क्रिएट हुआ। मैं आपको भी बता रहा था कि जब आप इंस्टेंस की टाइप चेंज करते हो ना, तो उसको चेंज करने के लिए आपको पहले सर्वर को स्टॉप करना पड़ता है, देन आप उसको अपडेट करते हो और देन दोबारा आप उसको स्टार्ट करते हो। तो उसने ऑटोमेटिकली किया, हमने कुछ नहीं किया, वो ही सर्वर है, जस्ट उसने टाइप चेंज किया, ठीक है। अगर तो उसने टर्मिनेट किया होता ना, तो यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई सर्वर इधर टर्मिनेटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ होता है कि टर्मिनेटेड, क्योंकि रिसेंटली टर्मिनेटेड सर्वर्स आपके पास इधर आ रहे हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा अहमद का एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि बेसिकली इंटरव्यूअर क्या चाहता है और उसमें क्या है। देखो अहमद, सबके लिए मैं ये वैसे कहूंगा कि आपके पास जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास लिखी हुई आ रही होती है, ठीक है। उस JD को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो कि उस JD के अंदर लिखा क्या हुआ है, और
अकॉर्डिंग टू द स्किल्स लिखो कि अच्छा मिसाल है यहाँ पे 20 स्किल्स लिखे हैं, उसमें से 15 के ऊपर मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तो आप उसको उस इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, ठीक है। और एक चीज और इसके अंदर कि इंटरव्यूअर, वो अहमद का क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यूअर क्या चाह रहा है और हमें किस तरह से क्लियर होना चाहिए। तो जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो ना, तो पहले उसके क्वेश्चन को गौर से सुनो कि वो कह क्या रहा है, उसकी क्या डिमांड है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, और पूरा क्वेश्चन सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करो कि अच्छा इस चीज का ये रिस्पॉन्स है। कभी भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसके दरमियान में इंटरप्ट ना करो, क्वेश्चन पूरा हो लेने दो, ठीक है। क्वेश्चन पूरा होने के बाद देन आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, अच्छा ये चीज हमारी यहाँ पे है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन कर रहा है टू द पॉइंट उसको करो, और अपने आप को टेक्निकली इतना स्ट्रांग आप किस तरह कर सकते हो कि आपका हैंड्स ऑन जितना ज्यादा हर सर्विस के ऊपर होगा ना, उतना ज्यादा आप टेक्निकली स्ट्रांग होगा और उतना ज्यादा आप टेक्निकल रिप्लाई कर सकते हो इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। इंटरव्यूअर की हमेशा कोशिश होती है, बीइंग एन इंटरव्यूअर मैं भी, हमारी मेरी भी ये कोशिश होती है कि हम ना कोशिश करते हैं जानबूझ के, इंटेंशनली हम ये काम करते हैं कि हम जो कैंडिडेट होता है ना, उसको हम डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस करके, कुछ उल्टे सीधे सवाल करके उसको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम कहीं ना कहीं कैंडिडेट को फंसाएं, उससे पूछें, क्योंकि कैंडिडेट कहीं फंसेगा ना तो उसकी फिर टेक्निकलिटीज वहां पे हमें नजर आती है कि अच्छा यार ये इस सिनेरियो में फंस रहा है, और वो सिनेरियो डेफिनेटली तभी हम उसको फंसाते हैं कि जब वो सिनेरियो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखो कि आप टेक्निकल अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि आप कहीं पे फंसो ना, कि अगर आपके लिए इंटरव्यू जाल बिछा रहा है ना आपको फंसाने के लिए, तो उस जाल को, उस ट्रैप को अवॉइड करना है आप। इंटरव्यूअर आपको ट्रैप करेगा कहीं ना कहीं जाके। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, अब मैं अगर लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को शो ऑफ करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये कि क्लाउड फॉर्मेशन के स्टैक को अगर मैं यहाँ से डिलीट करूंगा ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली EC2 भी डिलीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिलीशन इन प्रोग्रेस आई है, मेरा EC2 यहाँ से शटिंग डाउन के अंदर चला गया। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन की ब्यूटी ये है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के आज के पूरे बूट कैंप से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को, अगर आप लोगों में से किसी को अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, या आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछनी है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक भी आप लोगों के साथ चैट में शेयर्ड है, ठीक है। AWS बैच 9 का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप लोगों के साथ चैट में शेयर है। आप लोगों में से जो लोग कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टिल अगर आप लोगों में से किसी की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और साथ में मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लाइनेक्स के कोर्स का लिंक भी इस चैट के अंदर शेयर है आप लोगों के साथ। अच्छा हामिद, आपका क्वेश्चन आया कि सर्टिफिकेशन के बाद इसमें कोई इंटर्नशिप भी होती है। अच्छा, सर्टिफिकेशन के बाद आप डायरेक्टली जॉब के लिए जा सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेशन की तैयारी के अंदर जब असाइनमेंट, क्विज़ेस, प्रोजेक्ट्स शामिल हो जाते हैं ना, तो उसके ऊपर आपकी बहुत सारा हैंड्स ऑन हो जाता है, और फ्रेशर के लिए वो हैंड्स ऑन बहुत सफिशिएंट होता है। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? जी, मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आप लोग मुझे इधर भी रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। सर कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का है तो? जी सुशांत, मैंने बताया कि इंटर्नशिप जो है उसकी आपको सर्च आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स वैसे बहुत कम लोग ऑफर करते हैं AWS की। डेवऑप्स की इंटर्नशिप्स बहुत कम होती हैं, कुछ होती हैं
कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ट्रेनिंग टू इंटर्नशिप, ट्रेनिंग टू जॉब की तरफ आपको लेके जाती हैं, अदरवाइज बहुत कम है। हाँ, हमें मार्केट के अंदर इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एडब्ल्यूएस के बाद आप डेवऑप्स की तरफ भी लाजमी जाएं। एडब्ल्यूएस करके बैठ ना जाएं। एडब्ल्यूएस इज एन स्किल, क्लाउड आपको कोई ना कोई आना चाहिए, लेकिन डेवऑप्स इसकी मैंडेटरी, ठीक है, डेवऑप्स लाजमी करें। डेवऑप्स के अंदर खाली लाइनक्स नहीं आता, वहां पे लाइनक्स भी आ जाता है, डॉकर भी आ जाता है, गिट भी आ जाता है, गिटहब भी आ जाता है, एनसिबल, जेनकिंस, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म। अब मैं टेराफॉर्म की बात करूं तो वो सेम एज क्लाउड फॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन एडब्ल्यूएस का प्रोप्राइटरी टूल है, तो सिर्फ आप उसको एडब्ल्यूएस के ऊपर यूज कर सकते हो, ठीक है। टेराफॉर्म आप अक्रॉस ऑल द क्लाउड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। डॉकर की मैं बात करूं तो डॉकर के लिए भी एडब्ल्यूएस के अंदर टूल मौजूद है जिसका नाम है ईसीएस, डॉकर इज एन कंटेनराइजेशन सर्विस। ईसीएस भी कंटेनराइजेशन सर्विस है, लेकिन वो एडब्ल्यूएस का प्रोप्राइटरी टूल है। अगर मैं इसी तरह क्यूबरनेटिस की बात करूं तो क्यूबरनेटिस ओपन सोर्स टूल है, क्यूबरनेटिस का एडब्ल्यूएस का प्रोप्राइटरी टूल ईकेएस है। सो ये जो चीजें हैं ये मैंडेटरी आपके साथ हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप जिसमें जिसमें एक्सेल करते हो उसमें उसमें आप सीखते हो। जो चीजें मैंने आपको आज डिमॉन्स्ट्रेट की है ना, मुझे अभी जब मैं मार्केट में गया था ना फर्स्ट जॉब के लिए, तो मुझे भी यही चीजें आती थी, लेकिन प्रैक्टिस कर करके ये चीजें आप लोगों को आ जाती। इसलिए आपने घबराना नहीं है, हैंड्स ऑन आपने करना है। और हाँ, जब इंटरव्यू में बैठो तो अपनी स्किल्स को शो ऑफ करो कि हाँ मुझे ये चीज आती है। जी जरूर हामिद, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, नो इश्यूज। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग के अंदर थोड़ा सा जो पार्ट एक एसटी वाला मिस हो गया था वो मैं रिकॉर्ड करके इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। अच्छा अहमद, आपने क्या क्या ऑलरेडी डन एन इंटर्नशिप एंड सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट बट डिडंट गेट द जॉब। सो डीमोटिवेट ना हो, कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। कहीं पे आपको कोई स्किल्स लगती हैं कि आप जिसके अंदर लैक कर रहे हो, तो उन स्किल्स को इम्प्रूव करो अपनी। डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, मार्केट के अंदर बेतहाशा जॉब्स हैं, स्टार्टिंग लेवल की जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ, कुछ कंपनीज हैं, बहुत मिनिमल कंपनीज में ये कहूँगा होंगी जिधर फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं तो अदरवाइज आप देखो कि जो जेडी आप उठा लोगे ना, उधर 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। लेकिन उस चीज को देख के आपने घबराना नहीं है। अगर तो आपके पास स्किल्स है ना, तो आप उस एक दफा वो आपको मौका जरूर देंगे, आपका जो है सीवी देख के, और आपसे इंटरव्यू जरूर करेंगे। अगर आप इंटरव्यू डिफेंड कर लोगे तो आपके लिए कोई इशू नहीं है आगे, ठीक है। मिनिमम 4 to 5 एक्सपीरियंस को देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं इस वक्त जिस कंपनी में, मैं इस वक्त प्योर लॉजिक्स के अंदर बीइंग एन डेवऑप्स इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी ये रेशियो है कि हमारा जो डेवऑप्स का डिपार्टमेंट है उसमें ऑलमोस्ट सारे ही फ्रेशर्स आए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट सब फ्रेशर्स आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास अब 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 3 साल का है, किसी के पास साल का है, ठीक है। और सारों ने पहले जॉब स्टार्ट किया, उसके बाद सर्टिफिकेशन किया है। आई एम द ओनली वन जिसके पास पहले सर्टिफिकेशन थी और वो फिर जॉब की तरफ गया। नहीं तो बाकी मेरे जितने टीममेट्स हैं वो सारे जॉब्स के दौरान अब सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। सो इस चीज को आपने कभी भी नहीं देखना, अपने स्किल सेट के ऊपर फोकस करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, अपने स्किल्स को एनहेंस करो। जिन चीजों के अंदर आपको लगता है कि मैं लैक करूं, उन चीजों को इंप्रूव करते जाओ, एंड इंशाल्लाह आपको एक दिन जॉब लास्ट में मिल जाएगी। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सैटरडे को हमारा सेम टाइमिंग के ऊपर हमारा ओरिएंटेशन सेशन होगा, जिसके अंदर हम पूरी जो है डिस्कस करेंगे कोर्स आउटलाइन को, कि हम कौन कौन सी सर्विसेज को कवर करेंगे, और उसके अलावा कुछ एडिशनल सर्विसेज भी होंगी। अगर उसके अंदर कुछ मिसिंग होगा तो वो एडिशनल भी आप लोगों के साथ कवर अप होती जाएंगी। जो चीज़ें मैंने इंडस्ट्री में जाकर सीखी हैं, आई विल ट्राई कि वो मैं इस कोर्स आउटलाइन के अंदर शामिल करके, आई विल ट्राई का ये मैं हम करेंगे कि कुछ चीज़ें मैं आपको एडिशनल कोर्स आउटलाइन से, जो एडब्ल्यूएस के आउटलाइन से उससे हट के भी सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।